हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोग केमिस्ट्री की क्लास को लेकर चल रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी इसके आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद गुरुकुल चैनल पे जा चुका है। और ये केमिस्ट्री के क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 का ये पार्ट तीसरा है ना, जिसमें हम लोग तत्वों के वर्गीकरण में कौन कौन से वैज्ञानिक आए थे और किस प्रकार से तत्वों का वर्गीकरण किए थे, उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कहते थे समझे थे ना। जिसमें हम लोग बर्ज़ेलियस का सिद्धांत समझे थे। पहला बार में उन्होंने सबसे पहले बार तत्वों को वर्गीकरण किया था और बताया था कि जो तत्व हैं उनको धातु और अधातु और उपधातु के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। पर उस समय के दौरान जो उन्होंने व्याख्या की, जो उन्होंने तत्वों को वर्गीकरण किया, उस अकॉर्डिंग सही था। और प्रेजेंट टाइम में तत्वों की संख्या बढ़ती गई थी, तो हमको क्या करना था और इसे बेहतर और सटीक से बनाना था ना। तो इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, प्राउड का सिद्धांत आता है। और प्राउड साहब सबसे पहली बात बताते हैं कि जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे मूल इकाई किसको बताया था, हाइड्रोजन को। और कहा कि इन्हीं हाइड्रोजन से ही सभी तत्वों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो अर्थात जो तत्व होते हैं ना, उनके परमाणु जो हाइड्रोजन है उनके सरल गुणज में अगर आप व्यवस्थित करेंगे तो सभी तत्वों के जो गुणधर्म होंगे वो कैसे होंगे, हर एक समान होंगे। राइट, बात ये बताए थे। जैसे हमने कहा कि सरल गुणज का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मान लीजिए हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1 है, तो इसका दूसरा गुणज क्या होगा, 2 होगा। फिर अगला गुणज क्या होगा, 3 होगा। फिर कितना होगा, 4 होगा। फिर कितना होगा, 5 होगा। इसी आधार पर लगते जाएंगे। और हमने देखा जब क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान देखा तो 35 दशमलव कितना आया था, 5 आया था। और जब 35.5 आया तो हमने देखा कि यह गुणधर्म जो उन्होंने सरल गुणज अनुपात बताया था उससे फॉलो नहीं कर रहा था। अर्थात इनके नियम को भी क्या कर दिया गया था, गलत कर दिया था। फिर क्या आया था, डोबे-रायन का त्रिक नियम आया था। क्या बच्चे आया था, डोबे-रायन का त्रिक आया था। और इन्होंने क्या किया था, 3-3 तत्वों का वर्गीकरण किया था ना। 3-3 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा था और कहा जब पहले तत्व और तीसरे तत्व को वर्गीकृत कर लेंगे, उनको पहला तत्व प्लस तीसरा तत्व को जोड़कर अगर उनका आप लोग औसत भार निकाल लेंगे तो जो औसत भार आएगा वो बीच वाले के क्या होगा, एकदम बराबर होगा। राइट, फिर हमने आपको समझाया था। इसके बाद फिर आपको न्यूलैंड का अष्टक नियम समझा था। हमने कहा था संगीत के साथ शुरू, मतलब इन्होंने बताया था प्रत्येक तत्व को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए तो प्रत्येक 8वां तत्व अपने पहले तत्व से समानता रखेगा। उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुणधर्म दोनों क्या होंगे, एक समान होंगे। राइट, इसके बाद हमने कहा था न्यूलैंड का अष्टक नियम पूरा समझ लिया था। अब इसके बाद बच्चे हम लोग को जो चलना था न्यूलैंड के अष्टक नियम के बाद, हमने बताया था आपको आज पढ़ाएंगे लोथर मेयर वक्र। क्या समझिए बच्चे। तो चलिए आज की जो क्लास है, तो आज की क्लास हम लोग समझना चालू करते हैं। अब हेडिंग बनाएंगे सभी बच्चे, डालेंगे लोथर मेयर कर्व डालेंगे ना, लोथर मेयर वक्र। लोथर मेयर वक्र, इन्हीं को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं तो बेटा लोथर मेयर कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इन्हीं को, क्या क्या हुआ भाई, कुछ बात है क्या? हम क्या, कोई बात हो तो बता दो भाई। हाँ, तो ये भी हम ही मुहैया कराए। हाँ, आप लोग की जो मांग है ना, गवर्नमेंट के मांग से कुछ ज्यादा खतरनाक है, समझ रहे हैं। देखिएगा, तो इन्होंने भी बच्चे क्या किया था, इन्होंने कुछ थोड़ा सा हट के करने का प्रयास किया। और क्या हट के प्रयास किया, इन्होंने कहा कि बच्चे ना, इन्होंने भी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में ही व्यवस्थित किया। इन्होंने भी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में ही व्यवस्थित किया, समझ रहे हैं। और पर इन्होंने क्या किया, जो परमाणु द्रव्यमान है और प्लस जो आयतन है, इनके बीच में ग्राफ खींचा। और इन ग्राफ के आधार पर समझाने का प्रयास किया कि कैसे तत्वों को हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो अगर बच्चे इनके नियम के बारे में बात करेंगे तो आप कह सकते हो कि ये भी ये प्रकार से बेटा, इनके जो पॉइंट होंगे हम यहाँ लिखेंगे और इधर ग्राफ बना के आपको क्या करेंगे, समझा देंगे। तीन कह सकते हो, इन्होंने भी तत्वों को परमाणु
द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तो कह सकते हो कि इन्होंने भी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में क्या किया था बच्चे, व्यवस्थित किया था ना। और इन्होंने क्या किया था, तत्व के परमाणु द्रव्यमान के जो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणुओं के आयतन एवं उनके भार के बीच में क्या किया था बेटा, ग्राफ खींचा था। तो आपसे पूछा जाए तो तत्वों के, कह सकते हो दूसरा पॉइंट, इन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान द्रव्यमान, इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, भार ना, परमाणु द्रव्यमान एवं आयतन के मध्य ग्राफ खींचा था ना। इन्होंने क्या किया था बेटा, तो कह सकते हो परमाणु द्रव्यमान एवं आयतन के मध्य में क्या खींचा था, ग्राफ खींचा था। और इस ग्राफ के आधार पे इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया था ना। तो किसके आधार बेटा, तो इनको ने इनके पॉइंट में क्या था, आयतन, और क्या था बच्चे, द्रव्यमान। अब बच्चे आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया बच्चे। तो मान के चलो बच्चे कि अगर हमारे पास ये बच्चे एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं ना, तो ऊपर हम लोग दिखा दे रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं बच्चे, ऊपर जाने पे क्या हो रहा है, आयतन। तो जब ऊपर जाएंगे तो आयतन हमारा क्या होगा बच्चे, बढ़ेगा। क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। अब इधर जा रहे हैं बच्चे, तो ये किसको दिखा रहा है, आयतन को दिखा रहा है। और इधर हम लोग दिखा रहे हैं क्या बच्चे, भार को। तो अगर हम लोग इधर बढ़ेंगे तो किसको दिखाएगा, भार बढ़ रहा है। और ऊपर जा रहे हैं तो क्या दिखाएगा बच्चे, आयतन ना, क्या दिखाएगा, आयतन। अब इन्होंने क्या किया बच्चे, एक ग्राफ खींचा। जैसे मान लीजिए कि ग्राफ हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो मान लीजिए खींच दे रहे हैं बेटा। इस तरीके से उन्होंने क्या किया बच्चे, ऐसे ही ग्राफ खींचते चले जाइए। तो उन्होंने कहा ऐसे ही ऊपर आप क्या करेंगे, ऐसे जो सीक्वेंसिंग मैंने दिखाया है वो क्या है, ऐसे ऊपर आप क्या करेंगे, ग्राफ खींचते हुए चले जाएंगे। अब इनके ऊपर उन्होंने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। जैसे मैं ऊपर बता दे रहा हूँ कौन कौन से तत्व होंगे बेटा। जैसे यहाँ पे हमने कुछ आपको अभी मैं एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ। जैसे लिथियम इसके ऊपर रख दिया, फिर क्या रखा है यहाँ पे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, वही हेलिना के रबड़ी से फरियाद। इस तरीके से व्यवस्थित किया बेटा। दूसरी चीज जो इन्होंने एक और चीज किया बच्चे, क्या किया, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इसके नीचे वाले में भी रखा। किसको रखा, नीचे वाले में रखा। तो मान लीजिए बेटा इन्होंने नीचे वाले में क्या रखा, यहाँ जिससे सिलिका रख दिया, क्या रखा, सिलिका, गैलेनियम रख दिया, Sb, और क्या रखा बच्चे, आई। इस तरीके से रखा। इसके बाद बच्चे इन्होंने, अब देखो ये बच्चे हम लोग जा रहे हैं तो ये ऊपर जा रहे हैं ना, तो ऊपर बढ़ रहा है, तो ये ऊपरी वाले हिस्सों में भी तत्वों को रखा। ऊपरी वाले तत्वों हिस्सों में रखा बेटा, तो किसको रखा, तो यहाँ पे इन्होंने रखा बच्चे, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन को रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया बच्चे, क्लोरीन को रख दिया, यहाँ पे उन्होंने रख दिया, किसको रख दिया, ब्रोमीन को रख दिया। और ऊपर जाएंगे बच्चे तो यहाँ किसको रख दिया इन्होंने, आयोडीन को। किसको रखा, आयोडीन को। अब बच्चे इसके बाद देखेंगे तो कुछ तत्व बच्चे कहाँ उतर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं ना। अब ये ग्राफ कहाँ रहा है, नीचे आ रहा है, ये सब कहाँ रहे हैं, नीचे। तो उन्होंने क्या, नीचे वाले भी तत्वों को रखा। जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या रखा बेटा, इसको रख दिया। फिर यहाँ पे किसको रख दिया बेटा, यहाँ पे उन्होंने बेटा मांगे, वही वाला हाथ रख दिया ना, बेटा मांगे कार स्कूटर। समझ रहे हैं क्या बच्चे, आयोडीन तो जगह हो गया क्या, हाँ।
अच्छा, चलो कोई बात नहीं, हटा दो। आयोडीन यहाँ रखेंगे नहीं, क्योंकि आयोडीन इसके बारे में आएगा, तो इस वाले सीक्वेंस में आएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया बच्चे, तत्वों को व्यवस्थित कर दिया। जब इस प्रकार से उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया तो क्या यहाँ बेटा क्या है ना, बी आई होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने तत्वों को लगाया, और जब तत्वों को लगाया तो इन्होंने क्या बताया बच्चे, जैसे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए प्यारे, तो इसमें एक रिजल्ट निकल के आएगा। क्या रिजल्ट निकल के आएगा कि ये सभी के सभी देखेंगे, ये सभी के सभी उसके पीक पर हैं, ये सभी के सभी उसके पीक पे हैं। तो जितने पीक पे हैं उनके गुणधर्म जो होंगे, रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म एक समान होंगे। मतलब ये ऊपर ऊपर जो रखे गए हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो ये चार के चारों तत्वों का मतलब ऐसे सीक्वेंस आप आगे लगा सकते हैं। तो इन सभी तत्वों के जो गुणधर्म होंगे वो कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, एक जैसे समानता रखेंगे। मतलब जो लिथियम की क्वालिटी होगी, जो सोडियम की क्वालिटी होगी, जो पोटेशियम क्वालिटी होगी, जो रुबिडियम की होगी, इनके जो भौतिक गुण होंगे, रासायनिक गुणधर्म होंगे, वो एक जैसे होंगे। दूसरी बात है, ये सभी बच्चे क्या हैं, गर्त में हैं। ये सभी क्या है प्यारे, गर्त में है। अब बताओ जो बेटा गर्त में है, ये सभी जितने गर्त में हैं, यहाँ जितने भी गर्त में हैं, ये सभी गर्त में, ये सभी जितने गर्त में हैं वो सभी के सभी क्या हैं, एक जैसे क्वालिटी रखते हैं। अब ये क्या रहे हैं, ऊपर की तरफ चढ़े, बढ़ते समय पे है, ये जब देख रहे हो तो ये क्या है, ये बढ़ते पॉइंट पे है। ये सभी कैसे बच्चे, बढ़ते पॉइंट पर हैं ये सभी। तो इनके ये जो चारों हैं, इनके क्वालिटी क्या है, एक जैसे है। अब ये नीचे वाले देखो तो ये क्या है, ढलान पे है, किस पे है बच्चे, घटते समय पे डाउन हो रहा है टाइम, और जो घटते हुए समय पे है, इनकी क्वालिटी देखोगे तो यह एक जैसे है। समझ रहे हो। तो इन्होंने इस प्रकार से तत्वों को वर्गीकरण करने का प्रयास किया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन एवं भार के बीच में खींचा हुआ ग्राफ। और इस ग्राफ को किसने खींचा था, लोथर मेयर ने खींचा था। तो अगर हिसाब से देखेंगे बेटा, तो कुल तत्वों को देखेंगे तो इसमें कुल कितने पॉइंट बन रहे हैं, चार बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। एक तो क्या बने बेटा, एक तो ऊपर वाला बन रहा है टॉप, शिखर, फिर क्या बन रहा है, गर्त बन रहा है, फिर बढ़ता हुआ समय, और फिर क्या हो रहा है, घटता हुआ समय। तो अगर बच्चे, अगर मैं यहीं पे, अगर मैं आपसे कहूँ तो जो शिखर पर है, किसमें बेटा, तो शिखर पर जो है वो कौन कौन से हैं, तो लिथियम हो गया है, सोडियम हो गया है, और प्लस क्या हो गया बच्चे, पोटेशियम हो गया है, और प्लस क्या हो गया है, रुबिडियम हो गया। तो इन सभी के गुणधर्म कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। अब बाकी अब बेटा दूसरी चीजें कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं। अब गर्द में कौन है, तो गर्द में कह सकते हो सर सिलिका हुआ है, और क्या है, गैलेनियम है, इसी तरीके से एसबी, एंटीमनी, और प्लस बीआई, बिटुमिनस। तो इन सभी के गुणधर्म क्या होंगे, एक समान होंगे। कैसे होंगे, एक समान होंगे। दूसरी बात, अब हम एक लिख लिखते हैं बेटा, बढ़ते समय, किसके लिख सकते हैं, बढ़ते समय पर। जो बढ़ते समय पर है बच्चे, तो बढ़ते समय बताओ कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, बी आर, और प्लस क्या है, आयोडीन। इन सभी के गुण क्या है बच्चे, एक समान है। और दूसरा क्या बच्चे लिख सकते हो, घटते समय, क्या लिखेंगे बच्चे, और घटते समय लिखेंगे तो घटते समय कौन है, ठीक है। तो ये सभी तत्व है। अब बच्चे आप ध्यान दीजिए, तो इन्होंने इस प्रकार से वर्गीकरण किया। तो इन्होंने बताया बच्चे, अब क्या बताया कि ये सभी तत्व, जो ध्यान देना है, आयतन बढ़ने पर समान गुण वाले तत्व क्या होंगे, रिपीट हो रहेंगे। आयतन बढ़ने पर, जैसे इन सभी का जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, ये जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो इन सभी का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। और जितने का आयतन बढ़ते जाएंगे तो उन सभी के गुणधर्म क्या होंगे, समान मिलते मिल जाएंगे। जो कम आयतन वाले होंगे उन्हें कहाँ रख दीजिए, बढ़ते रहेंगे। जो थोड़े से बढ़ रहे हैं उनको कहाँ रख दीजिए, बढ़ते समय रख दीजिए। जो हल्के घट रहे हैं उनको कहाँ रख दीजिए, घटते समय रखिए। और जब इस प्रकार से अभी देखेंगे तो इनके बीच में बेटा एक ग्राफ बनता जा रहा है। जैसे एक ग्राफ इस पे बन गया, एक ग्राफ इस पे बन जाएगा, एक ग्राफ इस पे बन जाएगा, एक ग्राफ इस पे। ये सभी तत्वों को क्या होंगे, एक समान होंगे। तो कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे आप क्या लिख सकते हैं बेटा, इनकी बातों को लिख सकते हैं ना, आयतन बढ़ने पे समान गुण वाले तत्वों की क्या होगी, रिपीट होंगे ना। आयतन बढ़ने पर समान
गुण वाले समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्त होंगे, अर्थात क्या लिख सकते हैं बच्चे, कुल मिला के सीधा सीधा कर सकते हैं रिपीट होंगे ना। रिपीट होगा, तो कुल मिला के आयतन बढ़ने पर समान गुण वाले तत्वों की क्या होगी, रिपीट होंगे। यही बात किसने समझा था, लोथर-मेयर ने। तो लोथर-मेयर का क्या वक्र समझ में आ गया आपको, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन। तो आप कह सकते हो इन्होंने भी तत्वों को वर्ग क्या किया था, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में लगाया था, और उन्होंने क्या किया था, परमाणु द्रव्यमान एवं आयतन के बीच में क्या किया था बेटा, ग्राफ खींचा था। अब ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से खींचा था और उन्होंने इस प्रकार से वो व्यवस्थित किया और कहा जो पीक पे होंगे वो सभी एक जैसे होंगे, जो गर्त में होंगे वो सभी एक जैसे होंगे, जो बढ़ते समय पे होंगे एक जैसे होंगे, और जो घटते समय पे होंगे सभी क्वालिटी एक जैसे होंगे। अब ऐसे ही तत्वों को आगे लगाते चले जाएंगे, सब एक समान हो जाएंगे। अच्छा, तो समस्या क्या होगी, सबसे बड़ी बात, अब 118 तत्व है, ये बताइए ग्राफिक खींचने में 10 पेज ले जाएगा, इसको दिखाओगे कैसे, है ही नहीं है। पर सभी तत्वों का इस प्रकार से क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया था, इसलिए इनके नियम भी क्या हो गए बच्चे, विफल हो गए थे। राइट, नोट डाउन एवरीवन। चलिए आइए, तो अब हम लोग किसको पढ़ते हैं बच्चे, मेंडेलीव की आवर्त सारणी को ना। अब पहले मेंडेलीव की आवर्त सारणी को पढ़ेंगे, तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी को थोड़ा सा, मेरे पास तो यहाँ पे पीपीटी लगाना हुआ है, तो गूगल का सहारा लेके इनके पीरियोडिक टेबल को क्या करते हैं, दिखा देते हैं, फिर इनके बारे में हम लोग समझना चालू करेंगे। तो देखो मेंडेलीव की आवर्त सारणी से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहेंगे। जैसे आपसे पूछ लेगा मेंडेलीव की आवर्त सारणी, पहली बात क्या बताते हैं ये समझेंगे, फिर इनकी विशेषताओं के बारे में समझेंगे, क्या उन्होंने महत्व है, क्या 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 इनका महत्व है, और फिर इनके बाद समझेंगे इनके अंदर क्या दोष थे कि जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी क्या हो गए, विफल हो गए। राइट, चलिए नोट डाउन हो गया सभी का। आइए अब डालेंगे बेटा मेंडेलीव की आवर्त सारणी, हेडिंग बनाइए सभी बच्चे, मेंडेलीव की आवर्त सारणी। मेंडेलीव की आवर्त, अच्छा आप लोग एक बात ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आवर्त सारणी मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग एनसीईआरटी के बुक को एकदम अंडरलाइन करते चलिए। ऐसे मैं आपको पढ़ा ले रहा हूँ, तो आपका जिम्मेदारी बनती है कि जो आपका चैप्टर एनसीईआरटी की बुक है उसको एक एक शब्द को पढ़िए बेटा, क्योंकि ये मेरे पढ़ाने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी बेहतर फील होगा, आपको बातें समझ में आएंगी। और एनसीईआरटी की जो टर्मिनोलॉजी है वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आगे चल के आप आईआईटी, जेईई, नीट कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपके एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो इनको आप बिना पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आप लोग को लगेगा कि अगर सर पढ़ा दिए सब कुछ हो गया है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको खुला बता रहा हूँ कि आपको बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब बुक आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे से तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, तो इतना नंबर तो जितना मैंने लोथर-मेयर वक्र के बारे में पढ़ाया वो तो सभी बच्चा जान रहा है, पर जब आप बुक पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट होंगे, कुछ ऐसे शब्दावली होंगे जो हमने जिक्र नहीं किया होगा, तो वो चीज़ें आपको कहाँ से मिल जाएंगी, एनसीईआरटी की लाइन से मिल जाएंगी। तो आपका वहाँ पे क्या होगा, आप इस चैप्टर में और मुखर हो जाएंगे और बेहतर हो जाएंगे। और वो क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी टर्मिनोलॉजी से बनाया तो ऑलरेडी आप कर ले जाएंगे, क्योंकि आपने वहाँ किताब पढ़ा है, और अगर मैंने जो पढ़ाया है वहाँ से बनाया तो ऑलरेडी आप यहाँ से भी कर ले जाएंगे। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ाया जा रहा है बस डेली के डेली आप उसे क्या करिए, रिविजन करते चलिए। और आपको बता दूं कि आपके जो भी आप एग्जाम आगामी देंगे उन सभी एग्जामों में आपको बता दूं कि यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 11th से। कई लड़के इतने सारे बता रहा हूँ आपको, एक लड़कों की क्वालिटी होती है, लड़के बड़े चालाक होते हैं, करते क्या हैं, अब 10 का बोर्ड का एग्जाम है तो 10 में पढ़ लेते हैं, और 12th का बोर्ड का एग्जाम है तो 12th में पढ़ेंगे, 11th में पढ़वे नहीं करेंगे। पर जिनको लंबी तैयारी करनी है, जो इसको आगे चल के
IIT जेई नीट जैसे एग्जामों को देना है, तो ये मान के चलिए बिना 11th के पढ़े आपका नैया पार होने वाला नहीं है, गारंटी है मेरा। और आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो बाद में जब कंपटीशन में जाएंगे, जब IIT जेई जैसे नीट एग्जामों में आप एंटर करेंगे, जब वहाँ पे तैयारी करेंगे ना, तो पहले 11th का ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। और तब आपको फील होगा कि यार हमने कितनी बड़ी गलती की कि हमको 1 साल मेरा समय सिर्फ लग रहा है 11th के सिलेबस को पढ़ने में। अगर आई होप हमने वही 11th में पढ़ लिया होता तो मुझे कोई समस्या झेलने को नहीं रहती। 12th वाला तो आप कर ले जाएंगे, क्योंकि 12th वाले में ईमानदारी से पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम देना है, डर है। पर अगर आपसे कह दिया जाए कि भैया आप लोग को कोई डर नहीं, आप पढ़िए या ना पढ़िए, तो हमको नहीं लगता कोई कल से लड़का पढ़ने आएगा। कॉपी किताब बंद एक साइड कहो, और सुबह सुबह नहा ले लो। चलिए तो आइए बच्चे, तो हम लोग पढ़ते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी पे। अच्छा, आप लोग को जो रामानुज भैया पढ़ा रहे हैं, हम लोग को रामानुज बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, कहाँ तक चल रहा है आप लोग का बायोलॉजी? सेल टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना? सेल ना, अभी सेल कंप्लीट नहीं हुआ है ना? हाँ, अभी थोड़ा हमको लगता है 1-2 दिन में सेल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको बहुत बेहतर से पढ़िएगा। यहाँ से भी नीट में 1-2 क्वेश्चन बनते हैं बायोलॉजी के। अभी बायोलॉजी हम आपको भी पढ़ाएंगे, पर आप लोग वहाँ से पहले पढ़ते रहिए, वहाँ से अपना बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत करते रहिए, फिर आगे हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए बच्चे, तो मेंडलीव आवर्त सारणी पढ़ने से पहले आपको बताऊँ थोड़ा सा मेंडलीव को क्या करते हैं, इनके पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कैसे किया था, और फिर हम उनके सारी डिटेल को क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे ना। तो इधर गूगल कहाँ से आएगा आप लोग को पता है? अच्छा, यहाँ से जाना पड़ेगा क्या हमको? अच्छा चलिए, यहाँ से आ जाएंगे। हाँ, यहाँ से आ जाएगा। चल, कौन सा वाला है? अच्छा, ओ, अच्छा, ये क्या कह रहे हैं यार? नो इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या बच्चे? यहाँ पे ये तो कहाँ तुम? ओहो, तो हमको हमको नहीं चलाना है ना भाई। ये देख, मिल गया गरबा नाइट का पास, वो भी पूरे दिन के लिए। मुझे मिल गया। ओहो, आप लोग क्या क्या चलवा देते हैं, हमको टेक्नोलॉजी का अभाव है। ये तो न्यू वाला है क्या? ये तो आधुनिक हो गया क्या जी? ये तो आधुनिक आवाज साड़ी है बेटा। हमको आधुनिक वाला, हमको कहाँ जाना है? मेंटली पहन लेना है। एक मिनट, लगता है थोड़ा सीखना पड़ेगा मुझे। इसी वीडियो में तुम लोग क्या क्या चलवा रहे हो यार? क्या बच्चे? देखिएगा, हम्म, चल, ये देखिए, कुछ इस प्रकार से आप इनको यहाँ से देख सकते हैं बच्चे ना। अब देखिए,
अब देखिए बच्चे, यहाँ से मेंडलीव आवर्सांडी को ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये मेंडलीव आवर्सांडी बनाई गई थी। उन्होंने उस समय क्या हुआ था, जब मेंडलीव साहब ने आए थे ना, तो मेंडलीव के समय बेटा आपको बताऊं कि मेंडलीव के समय तो मेंडलीव के समय कुल बच्चे लगभग आपसे बताऊं कुल 63 तत्व खोजे जा चुके थे। कितने थे? 63। और उस समय बताऊं सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने भी क्या किया था, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। इन्होंने बच्चे क्या किया था, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। तो अगर आपसे कहा जाए तो इन्होंने भी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। अब आपको बताऊं कि उस समय जितने भी ज्ञात तत्व थे, उन सभी 63 तत्वों को भी उन्होंने क्या किया था, सुव्यवस्थित रूप से आवर्त सारणी के अंदर डाल दिया। और इन्होंने मेंडलीव ने क्या किया था बेटा, कुछ लाइनें खींची। और कुछ लाइनें खींची तो बेटा कुछ देखो लाइन इस प्रकार से इन्होंने खींची है। ये वाली लाइन जो दिखाई दे रही है आपको, तो ये लाइन जो खींचा गया, तो जो ऐसे खींची गई इनको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन। क्या बोलते हैं बेटा? ये जो लाइन खींची गई इनको हमने क्या बोला, इन्हें हमने बोला ये कैसी लाइन थी, ऊर्ध्वाधर रेखा। जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं बच्चे? वर्टिकल लाइन। तो जो वर्टिकल लाइन खींचा गया ना, तो इन्हीं को हमने नाम क्या दिया बेटा, तो इन्हीं को हमने नाम दिया आवर्त। क्या दिया? आवर्त। तो अगर आपसे पूछे आवर्त क्या है, तो जो लाइन ऐसे खींची गई, जो लाइन ऐसे से खींची गई, इनको हमने क्या कहा, ये लाइन देखो ऐसे से खींची गई है ऊर्ध्वाधर, तो इनको हमने कहा बच्चे, इनको हमने क्या नाम दिया था, वर्ग दिया था। अर्थात क्या कहा था, ये क्या है बच्चे, ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है, आवर्त वर्ग कहा। तो ऐसे बच्चे इन्होंने क्या किया था, वर्ग खींचा था इस तरीके से इन्होंने क्या किया, वर्ग खींचा था। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो यहाँ तो दिखाई दे रहा है, पर मुख्यतः अगर मान के चलेंगे बेटा, तो इनके में कितना वर्ग मिलता है आप लोग को मालूम है? 9 मिलता है। कितना मिलता है? हाँ, एक शून्य होता है। तो टोटल मान के चलेंगे कितना बन जाता है, 10 ना, क्योंकि 9 रहेगा, अभी क्या होता है, शून्य होता है। और उसके बाद बच्चे कुछ इन्होंने इस प्रकार से भी लाइन खींचा ऐसे पे। तो जो ऐसी लाइन खींची है, इसको उन्होंने नाम क्या दिया बेटा, ये लाइन कैसी है, क्षैतिज है। कैसी है? क्षैतिज रेखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल। क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। और जो हॉरिजेंटल लाइन थी, इसको इन्होंने क्या कहा बच्चे, इसको इन्होंने कहा था आवर्त। क्या कहा था बच्चे? आवर्त, अर्थात पीरियड। तो क्या कहा था इन्होंने? आवर्त। तो इस प्रकार से उन्होंने ग्राफ खींचा, और ग्राफ खींचकर तत्वों को क्या किया, व्यवस्थित किया। और जब व्यवस्थित किया बेटा, तो उन्होंने क्या किया, सभी के सभी तत्वों का अरेंज फॉर्म कर दिया था। जितने तत्व उसमें 63 ज्ञात थे, सभी के सभी तत्वों को क्या किया था, उन्होंने पीरियोडिक टेबल में अपने सेट कर दिया था। सेट कर दिया। इसके साथ साथ बेटा उन्होंने क्या किया, आप बताऊं कि इन्होंने कुछ अपने पीरियोडिक टेबल में खाली स्थान भी जैसे छोड़ दिया। जैसे यहाँ खाली स्थान, यहाँ खाली स्थान, यहाँ पे देखो खाली स्थान छोड़ दिया। और खाली स्थान छोड़ दिया, और खाली स्थान छोड़ने के साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि भैया इस प्रकार का तत्व मिलेगा, तो इनको आप यहाँ पे रख दीजिएगा। तो मतलब इन्होंने भविष्य में जो मिलने वाले तत्व थे, जो खोजे जाएंगे, उनकी सटीक भविष्यवाणी भी किया था, और उनके लिए खाली स्थान भी छोड़ा था। समझ रहे हैं? तो उन्होंने एक तरीके से तत्वों को अरेंज फॉर्म बहुत बढ़िया से कर दिया था, क्योंकि इन 63 तत्वों को उस समय याद करना ही बहुत ही मुश्किल था। तो भाई एक तत्वों को याद करना मुश्किल है, तो उन्होंने क्या किया, 63 के 63 तत्वों को क्या किया, इसके अंदर व्यवस्थित किया। अब व्यवस्थित करने के बाद इनको क्या किया कि भविष्य में जो और तत्व ज्ञात होंगे या जो खोजे जाएंगे, तो उनके लिए भी उन्होंने क्या किया था, इस पीरियोडिक टेबल में अपने क्या किया था, स्पेस छोड़ दिया था। समझ रहे हैं? तो इन्होंने उस समय के अनुसार बहुत अच्छी इसकी एक तरीके से कह सकते हैं, इन्होंने तत्वों को अरेंज फॉर्म करने का प्रयास किया, पर बहुत सारी इनके अंदर कमियां भी थी। कमियां जैसे थे बेटा कि इन्होंने जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के सही स्थान नहीं दे पाए। जैसे जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बेटा क्या होता है, क्या अभी आगे पढ़ाऊंगा, एक होता है समस्थानिक। क्या होता है बेटा? एक होता है समस्थानिक, एक होता है संभारिक। तो संभारिक और समस्थानिक के मतलब जानते हैं आप लोग? हाँ, तो समस्थानिक किसे बोलते हैं बेटा? तो जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और जिनके परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक।
तो जैसे बेटा जो हाइड्रोजन होते हैं ना, तो हाइड्रोजन के कुल कितने पॉइंट होते हैं? 1H1 होते हैं, 1H2 होते हैं और 1H क्या होता है बेटा? 3 होते हैं। तो 1H1, 1H2, 1H3, तो ये जो होते हैं बच्चे, ये सभी के सभी जो होते हैं, अब इनके 3 परमाणु, 3 तत्व हो गए हाइड्रोजन के, तो इनको सही पोजीशन नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऑलरेडी क्या है बेटा? तो हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। अब इनको धातु श्रेणी में रखना है कि अधातु श्रेणी में रखना है, क्योंकि है अधातु, पर इनके ऊपर जो चार्ज होता है कैसा होता है? प्लस होता है। तो इन्होंने हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं दे पाया। दूसरी बात बेटा, उन्होंने समस्थानिक के बारे में नहीं समझा पाए। तीसरी बात, उन्होंने संभारिक के बारे में नहीं समझा पाए। और चौथी बात बेटा, इन्होंने ही बताया था क्या कि तत्वों को हम लोग बढ़ते क्रम में रखेंगे, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्या रखेंगे? बढ़ते क्रम में रखेंगे। पर ये बेटा खुद ही अपने आवर्त सारणी में कई सारे तत्वों को जिनका कम परमाणु द्रव्यमान है उनको पहले रख दिया गया। जैसे कोबाल्ट और निकिल के बारे में देखेंगे तो कोबाल्ट और निकिल को देखिए बच्चे, यहाँ पर आपको सामने दिखाई देगा, ये है कोबाल्ट और निकिल। तो कोबाल्ट का देखो 58 कितना होता है बच्चे? 9, और निकिल का कितना होता है? 58.7। तो बताओ परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अगर बढ़ते क्रम में आप रख रहे हो तो भैया निकिल यहाँ होना चाहिए और कोबाल्ट कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए, क्योंकि कोबाल्ट प्यारे कितना हो रहा है? तो कोबाल्ट का है 58 कितना होता है? 9, और जबकि निकिल का कितना होता है प्यारे? 58 कितना होता है? 7। तो पहले तो निकिल का नंबर आना चाहिए, फिर किसका नंबर आना चाहिए? कोबाल्ट का। तो इन्होंने क्या किया? कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकिल को क्या रखा? बाद में रखा। और जब पूछा गया ऐसा क्यों किए, तो इन्होंने सही इसका तर्क नहीं दे पाए। इस कारण इनके आवर्त सारणी में कुछ क्या थी बच्चे? कमियां भी थी। तो क्या मोटा तौर पे आप समझ पाए हैं कि आवर्त सारणी को उन्होंने व्यवस्थित करने का प्रयास किया। अब आइए इन्हीं चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे? व्यवस्थित ढंग से लिख लेंगे, क्योंकि नोट्स में हमारा नोट्स भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि आगे आपको रिवीजन करना होगा। तो कैसे करेंगे? वैसे आप करेंगे नहीं, मुझे पता है, पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना काम कर लें सही से। अच्छा, ये आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलेगा, जैसे मैं इसको हटाऊंगा ये कट जाएगा, ठीक है? तो आप रिकॉर्डिंग से देख के इस पीरियोडिक टेबल को बना लीजिएगा। नहीं, आपके एनसीईआरटी की बुक में ऑलरेडी इसका ग्राफ बना हुआ है, तो आप वहाँ से इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास प्रेजेंट टाइम में कोई व्यवस्था नहीं था, तो हम अपना काम यहीं से चला लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चे? टेक्नोलॉजी। आइए, अच्छा पहले इसको कट करना पड़ेगा भाई। आइए अब हम लोग आ जाते हैं आइए, तो हम लोग पढ़ रहे थे मेंडलीव की आवर्त सारणी। बताइए, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ रहे थे बेटा, तो इनके बारे में क्या क्या खास बात होगी? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में मेंडलीव के आवर्त नियमों का क्या क्या आधार था ना, तो इनके बारे में अच्छे पॉइंट हम लिखते चलेंगे हम लोग साथ साथ में, क्या क्या पॉइंट था। तो सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी मेंडलीव के आवर्त नियम पर क्या था? आधारित था ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी, क्या बेटा? मेंडलीव की आवर्त सारणी मेंडलीव के आवर्त नियम पर आधारित था। अब बच्चे दूसरे पॉइंट, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो था मेंडलीव के आवर्त नियम पर आधारित था। तो आपको पता होना चाहिए मेंडलीव के आवर्त नियम क्या है बच्चे? मेंडलीव का आवर्त नियम। तो बच्चे मेंडलीव का आवर्त नियम क्या था? तो उन्होंने कहा तत्वों के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। उन्होंने क्या बताया? तत्वों के क्या बताया बच्चे? इन्होंने पहला पॉइंट, तत्वों के, भाई आपने मेंडलीव का आवर्त नियम है उसी हिसाब से तत्वों को सजाया था ना, तो क्या क्या नियम बताए थे? तो देखेंगे तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म। तो क्या बच्चे? तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म क्या है?
धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के, क्या बेटा, परमाणु द्रव्यमान के कह सकते हो, परमाणु द्रव्यमान के क्या है, आवर्ती फलन है। क्या बेटा, आवर्ती फलन है। अब आपके मन में नहीं आएगा, आप समझ में नहीं आ रहा है कि इस आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है ना। तो देखो बच्चे की सीधी सीधी बात, अगर आवर्ती फलन की बात करेंगे तो यह कहना क्या चाहते हैं, ये कहना ये चाहते हैं जब हम तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा तो इन तत्वों के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुणधर्म समान होगा। सबसे बड़ा पॉइंट इनके बारे में यही था, या रिपीट करेंगे या तो क्या होगा बच्चे, समान होगा। इन्होंने बताया जब तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होंगे, अर्थात जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लगाएंगे, जब उनको बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो जो भी तत्व होंगे उन तत्वों के जो भौतिक गुण होंगे और प्लस जो रासायनिक गुणधर्म होंगे वो क्या होंगे बेटा, एक समान होंगे, अर्थात क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। समझ रहे हैं। तो इन्होंने पहला पॉइंट बेटा ये समझा कि सभी तत्वों के भौतिक गुण और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे बेटा, समान होंगे। और क्या बच्चे, तो इन्होंने बताया परमाणु द्रव्यमान को किस क्रम में व्यवस्थित किया, पहले पॉइंट बेटा, हाँ क्या ये कलर दिखाई दे रहा है कि डाउन है, सही है। चलिए ऐसा ले लें जो दिखे, हाँ क्या करना है। चलो परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तो पहली बार परमाणु द्रव्यमान को कैसे किया बेटा, व्यवस्थित क्रम में क्या किया, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। दूसरी बात बच्चे, अगर कहा जाए तो इन्होंने क्या है, ऊर्ध्वाधर पंक्तियां का निर्माण किया। ऊर्ध्वाधर पंक्ति मैंने बताया था, इस तरीके से उन्होंने क्या था, ग्राफिंग खींचा था। उन्होंने क्या किया बच्चे, अगला पॉइंट, ऊर्ध्वाधर पंक्ति खींचा जिसे हमने क्या कहा बच्चे, वर्ग कहा। क्या कहा बच्चे, वर्ग कहा। इसी को आप लोग क्या कह सकते हो बच्चे, ग्रुप। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जो ऊर्ध्वाधर पंक्ति थे उन्हें हमने क्या कहा, वर्ग कहा। इसके अलावा बच्चे और क्या इन्होंने किया, इसके साथ कह सकते हो उन्होंने क्या किया, कुछ क्षैतिज भी रेखाएं खींची बेटा। क्या की, क्षैतिज पंक्ति खींचा, हाँ, जिसे हमने आवर्त बोले बच्चे, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पीरियड कहा। तो कह सकते हो तो जो ऊर्ध्वाधर लाइन है बेटा, ये हमारी कैसी रेखाएं हैं, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर लाइन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, अर्थात आप बोल सकते हो वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं बच्चे, वर्टिकल लाइन। और कुछ रेखाएं बेटा कैसे खींचा, इस तरीके से खींचा।
तो जो ये वाली रेखाएं खींची, इनको इन्होंने क्या कहा बेटा, तो ये कैसी रेखाएं हैं, क्षैतिज रेखा। कैसी हैं, क्षैतिज हैं। इसको हमने क्या नाम दिया, हॉरिजेंटल लाइन। और इसी हॉरिजेंटल लाइन को इन्होंने बेटा क्या नाम दिया था, तो इसी हॉरिजेंटल लाइन को इन्होंने क्या कहा था, इसको पीरियड, या तो कह सकते हो क्या कहा बच्चे, आवर्त। और जो इस प्रकार से लाइन खींचा था उसको उन्होंने नाम क्या दिया था बेटा, कह सकते हो वर्ग। क्या दिया था, वर्ग, या तो आप बोल सकते हो ग्रुप। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए तो इन्होंने ध्यान देना, तो एक तो बताया कि ऊर्ध्वाधर लाइन रहेंगे तो उसे वर्ग कहेंगे, और जो क्षैतिज रहेंगे उन्हें क्या कहेंगे, पीरियड कहेंगे, या तो आवर्त कहेंगे। ठीक है, आइए अगला पॉइंट उन्होंने क्या बताया बेटा, आइए अगला समझते हैं। चलिए यहाँ तक की पॉइंट क्लियर है आप लोग सभी को, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए बच्चे, आइए अगला पॉइंट क्या बताएंगे बच्चे, तीनों ने अगला पॉइंट क्या बताया, तीनों ने बताया ना बेटा, एक वर्ग में सभी सदस्यों की, जैसे कोई एक वर्ग है, एक वर्ग में इन्होंने जो तत्वों को रख दिया, तो एक वर्ग के सभी तत्वों की जो संयोजकता होगी ना, वो एक समान होगी। अब आपके मन में आएगा संयोजकता क्या होती है, अभी समझाते हैं। तो पहले पॉइंट लिख लेंगे, एक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता एक समान होगी। क्या बताया बेटा कि एक वर्ग के सभी सदस्यों की जो संयोजकता होगी वो कैसी होगी, एक समान होगी। अब देखो संयोजकता मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मान लो सबसे पहले उन्होंने क्या रखा बच्ची, हाइड्रोजन रखा, फिर किसको रखा, लिथियम को रखा, फिर किसको रखा, सोडियम को रखा, हाँ, फिर पोटेशियम को रखा, मान लीजिए रखा है इन्होंने ना। तो आप देखेंगे तो हाइड्रोजन को पोटेशियम रखा, तो मान लो जब अगर हाइड्रोजन रखा तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक, इसका कितना होता है बच्चे, 3, इसका कितना होता है 11, इसका कितना होता है 19। तो इन सभी को भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, वास्तव में संयोजकता का मतलब होता है ना कि आप कितना इलेक्ट्रॉनों का दान और त्याग कर रहे हैं, वही उसकी क्या होती है, बैलेंसिंग। कोई भी अपने कक्षा से कितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर रहा है और या कितना ग्रहण कर रहा है, वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। बात समझे नहीं समझे। तो बच्चे आपको बताऊं, जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, इसका करेंगे तो कितना आएगा, 2, 1 आएगा। अच्छा आपको बताऊं, ये अभी आप जो हम बता रहा हूँ आपको, 2, 8, 8, 18, 18, 32, हम आपको इस आधार पर बता जरूर रहे हैं। ये मुख्यतः जब तत्वों को हम अरेंज फॉर्म करेंगे आउट साइड में ना, तो उनको लिखने का ट्रिक है। और हम लोग जब छोटे थे 9-10 में थे, तो हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किससे कर लेते थे, इसी से कर लेते थे, और 17-18 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते थे, तो ये सेम टू सेम नियम काम कर जाता था। पर हमने 11th में सीखा आप बाहु का प्रिंसिपल, और बाहु के प्रिंसिपल के आधार पर हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखा। वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का जो तरीका है वो किसका है, आप बाहु प्रिंसिपल का है। ये तो तत्वों को अरेंज करने का एक तरीका है, ट्रिक है, पर हम लोग अभी फिलहाल काम इसी चलाएंगे। ऐसे इसका करेंगे बेटा तो हमारे पास कितना होगा, 2, 8, 1 होगा, इसका करेंगे तो 2, 8, 8 कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे, 8, 8, 16, 2, 18, कितना हो जाएगा, 1। ये आ गया ना। तो देखिए बच्चे इन सभी के आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है प्यारे, कि लास्ट में सभी की कितनी बैलेंसिंग आ रही है, 1, 1 आ रहा है। इसी को उन्होंने कहा कि एक वर्ग के सभी तत्वों की जो संयोजकता होगी ना, एक समान होगी, अर्थात ये सभी एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, त्याग करेंगे। क्योंकि इनके अष्टक, कोई भी तत्व की चाहत क्या होती है, हमने पढ़ चुका है, हर एक तत्व की चाहत होती है कि हमारे अष्टक क्या हो, पूर्ण हो। अब अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, या तो क्या करेगा, त्याग करेगा। तो ये त्याग या ग्रहण कहाँ से करेगा, इनके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसी से न करेगा। तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कौन है बच्चे, यही है। तो क्या किएगा, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ये त्याग कर देगा, और त्याग कर देगा तो धनायन बनेगा, और धनायन होने से क्या होता है, धातु। अभी आगे समझाएंगे डेफिनेशन आपको धातु का। पहली बात यहाँ क्लियर, बात समझ आएगी बच्ची, नहीं है, ये बात क्लियर है। तो क्या किया बेटा, उन्होंने संयोजकता का भी ध्यान रखा था। उसके बाद बच्चे अगले पॉइंट उन्होंने क्या किया बेटा, दूसरा पॉइंट,
अब दूसरा पॉइंट बताएंगे तो उस समय ज्ञात सभी 63 तत्वों को क्या किया था इन्होंने, क्या किया था, अपने आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। तो क्या कर सकते हैं बेटा, उस समय ज्ञात सभी 63 तत्वों, उस समय ज्ञात सभी 63 तत्वों को क्या किया था बेटा, तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था। थोड़ा सा आप लोग को ये पूरा पढ़ाने के बाद ही छोड़ूंगा, थोड़ा 10-15 मिनट लेट होगा स्कूल जाने में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब जिसको जाना होगा तो वेट करेगा, तब अच्छी बात है। चलिए, तो उस समय ज्ञात सभी 63 तत्वों को क्या किया बेटा, आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया। तो बताओ, बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि लोग जहाँ 10-5 लगाते थे उसके बाद अपवाद आ जाता था, और इन्होंने क्या किया, उसमें जितने तत्व ज्ञात थे सबको अपने आवर्त सारणी में क्या कर दिया, जगह दे दिया। तो अपने आप में इनकी क्या थे बेटा, उपलब्धियां ही तो है। अगर आप कहेंगे आवर्त सारणी की उपलब्धियां बताइए, मेंडेलीव के आवर्त सारणी की उपलब्धियां बताइए, तब बता सकते हो ना, सभी वर्गों के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होगी, एक समान होगी। उस समय ज्ञात सभी तत्वों को उन्होंने क्या किया, आवर्त सारणी में क्या कर दिया बेटा, व्यवस्थित कर दिया। इसके अलावा बच्चे और क्या कर सकते हो, और क्या दिया था बेटा उन्होंने, आवर्त नियम दिया था। और आवर्त नियम आप लोग जानते हो क्या है, अभी जस्ट लिखवा इसके पहले, कि सभी तत्वों को अगर परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो उनके रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म क्या होंगे, रिपीट होंगे, अर्थात क्या होंगे, समान होंगे। यही है आवर्त नियम। तो इन्होंने क्या दिया था बेटा, आवर्त नियम दिया था। इसके अलावा बेटा, इसके साथ साथ उन्होंने और क्या किया था बेटा, आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ा था। क्या छोड़ा था बेटा, रिक्त स्थान। तो उन्होंने अपने आवर्त सारणी में बेटा क्या छोड़ दिया, रिक्त स्थान छोड़ दिया। अब बताइए, रिक्त स्थान भी छोड़ा, और उसके बाद रिक्त स्थान छोड़ने के बाद उनकी क्या किया बेटा, सटीक भविष्यवाणी भी किया कि बाद में जो खोजे वाले, उन्होंने क्या किया, आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ा। क्योंकि बाद में जब नए तत्व खोजे जाएं, तो उनको व्यवस्थित किया जा सके। मतलब इन्होंने क्या किया बेटा, कि आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ा, अगर बाद में कोई नए तत्व खोजे जा रहे हैं तो उनके लिए फिर एक नया टेबल न बनाना पड़े, उनको भी वहीं पर क्या करिए, जाके रख दीजिए। अच्छा, अब रखे जाएंगे तो इसके साथ इन्होंने ये भी बता दिया कि भविष्य में जो भी तत्व खोजे जाएंगे उनकी सटीक भविष्यवाणी भी कर दिया कि ये तत्व जो मिलेंगे, इस प्रकार के तत्व मिलेंगे तो इनको कहाँ रखेंगे, कि इस प्रकार के तत्व मिलने की क्या है, संभावना है। तो कह सकते हो बेटा, इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, भविष्य में मिलने वाले नए तत्वों की सटीक भविष्यवाणी किया था। अब बताइए, अब बताऊं आपको, जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी बेटा ना, वैसे तत्व जाके मिले भी, जैसे आपको बताऊं, इन्होंने क्या किया, सिलिका के नीचे स्थान छोड़ दिया था। क्या किया बेटा, जैसे आपको बताऊं एग्जाम्पल तौर पे, इस वाले पॉइंट से इन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी, जैसे इन्होंने क्या किया बेटा, एल्युमिनियम था, क्या किया था, एल्युमिनियम, जैसे ये था एल्युमिनियम था, तो एल्युमिनियम नीचे उन्होंने खाली स्थान छोड़ दिया था। क्या किया था, खाली स्थान छोड़ दिया था। उन्होंने क्या किया था, सिलिका था बेटा, तो सिलिका के नीचे क्या किया था, खाली स्थान छोड़ दिया था। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार के भविष्य में तत्व मिलेंगे, और उन्होंने जैसा तत्व बताया था, जिसकी क्वालिटी बताई थी, वैसे ही तत्व मिले। और इसके नीचे एक तत्व मिला जिसका नाम था गैलेनियम, और गैलेनियम मिला, इसके अंदर क्या मिला मेरा, Ge मिल गया। तो इन सभी तत्वों को उन्होंने जैसी भविष्यवाणी की वैसा ही भविष्य में तत्व मिले, और उनको उसी स्थान पे जब रख दिया गया तो बड़ा सही उसी साथ क्या किए, उनके रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म एकदम क्या करने लगे, फॉलो करने लगे। तो सोचो कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने तत्वों की क्वालिटी बता दी कि इस प्रकार की क्वालिटी मिलेंगे तत्व, और जब मिलेंगे तो उनको इन्हीं स्थान पे रख देना है।
और जैसे आप रख देंगे तो उनके रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म जो पुराने वाले थे उनके साथ इनका ताल्लुकात हो जाएगा, उनके साथ इनका संबंध वही रहेगा जो पहले के साथ है। समझ रहे हैं? तो बताइए बच्चे, क्या ये मेंडेलीव और साड़ी की उपलब्धियां नहीं है? तो इन्होंने क्या किया बेटा, तो क्या किया, संयोजकता बारे में बता दिया। इसके साथ उन्होंने क्या किया बेटा, सभी 63 तत्वों को क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। इसके साथ साथ क्या दिया बेटा, आवर्त नियम दिया, और खाली अपने आवर्त सारणी में खाली स्थान भी छोड़ा, और जो तत्व मिलने वाले थे उनका सटीक उन्होंने क्या किया बच्चे, भविष्यवाणी भी किया था। ये सारी उनकी क्या थी, उपलब्धियां थी। अभी हम उपलब्धियां पढ़ रहे हैं तो सारा कुछ हमको क्या लग रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा। आइए अब थोड़ा सा कमियों पे भी बात कर लें, इनके दोष पे भी बात कर लें, इनके क्या क्या दोष थे, है कि नहीं है? अभी तो अच्छाइयाँ हो रही थी, अब थोड़ी मंडली साहब की क्या हो जाए, बुराइयां भी हो जाए, क्योंकि इनकी अगर बुराई नहीं करेंगे तो अगला व्यक्ति कैसे आएगा इनको सही करने के लिए, तो सही भी तो करना है। तो आइए अब डालेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां। ये सभी क्या थी उनकी बेटा, विशेषताएं थी ना। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लिया आप लोग, चलिए नोट डाउन कर लिए हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। अब डालेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां। मेंडलीव की सारणी की कमियां। आइए बच्चे और देखते हैं क्या क्या कमियां थी। तो सबसे पहली बात बेटा, अगर कमियों की बात करेंगे ना, असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रख दिया बेटा। समझ रहे हो? सबसे पहली कमी इन्होंने क्या दिया कि जो असमान गुण धर्म वाले तत्व थे उन्हें क्या किया, एक साथ रख दिया, जबकि समान गुण धर्म वाले तत्वों के साथ रखना चाहिए था, पर इन्होंने क्या किया, जो असमान तत्व थे उनको क्या किया, उन्हीं के साथ रख दिया। तो इनकी सबसे पहली बात कमियां थी, क्या लिखेंगे बेटा पहली कमियों में, असमान गुणधर्म वाले तत्वों को समान गुणधर्म वाले तत्वों के साथ रख दिया था। तो सबसे पहली कमियां थी बेटा कि असमान गुणधर्म वाले जो तत्व थे उन्हें क्या किया, समान गुणधर्म वाले में रख दिया। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये बात तो सही है ना कि सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एक जैसा है, हाँ, तो इन्होंने सोडियम पोटेशियम रुबिडियम को क्या किया, कॉपर और प्लस गोल्ड के साथ रख दिया। अब बताइए, आप ही बताइए, ये क्या बेटा इन्होंने क्या किया बच्चे, अगर आपसे बताऊं, भाई सोडियम था, पोटेशियम था, रुबिडियम था, तीन सभी के गुणधर्म तो समान थे, पर इन्होंने क्या किया, इन सभी को क्या किया, कॉपर प्लस एजी, सिल्वर, एजी का मतलब क्या होता है बेटा, सिल्वर होता है ना, तो इन्होंने क्या किया, इनको कॉपर प्लस एजी के साथ रखा। अब बताइए बच्चे, तो इनकी जो क्वालिटी है, इनकी जो क्वालिटी दोनों में अंतर है ही नहीं है, सभी में है ही नहीं है। जो कॉपर है, जो एजी है, ये सभी की क्वालिटी में क्या है, अंतर है। तो इन्होंने क्या इसके साथ किसको रख दिया, कॉपर एजी के साथ रख दिया, इनकी ये कमी थी। दूसरी बात, और ध्यान देना, ये तो कमी हो गया। इसके साथ बेटा अगर मान लो अगर समान गुणधर्म थे, तो ये बेटा इसके समान गुणधर्म है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपने एक साथ रखा, तो अच्छी बात है। अगर इसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इनको एक साथ रखा बच्चे तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि सभी कैसे हैं बेटा, हाइड्रोजन गैसें हैं, एक सभी कैसे हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस हैं। तो अब हाइड्रोजन गैसों के साथ रखा तो अच्छी बात है, पर भैया इनको इनके साथ लगाने की क्या जरूरत थी, अब इनके क्वालिटी अलग है, इनके क्वालिटी अलग है, अब इनको इसी में डाल दिया, तो ये गड़बड़ हो गया नहीं हो गया। तो सबसे पहली बात कमी थी बेटा कि इन्होंने सही पोजीशन दे नहीं पाए। दूसरी बात बताएं बच्चे, अगर दूसरी बात बोलेंगे हम लोग, तो इन्होंने क्या किया बच्चे, हाइड्रोजन को सही पोजीशन नहीं दे पाए, हाइड्रोजन को सही
दूसरी बात, खाली नहीं पा रहे होगा। चलिए देखिए दूसरी, विंडोज को देख लिया यार। देखिए दूसरी पॉइंट अगर आप हम बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट में क्या है बच्चे कि इन्होंने हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। अब बच्चे हाइड्रोजन को इन्होंने सही स्थान नहीं दे पाए। अब हाइड्रोजन की कंडीशन ये थी, अगर बच्चे मान के चलो कि हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के पास बड़ी समस्या ये थी। क्या समस्या थी बेटा? अब इसको, इस हाइड्रोजन को, ये जो हाइड्रोजन है ना, अब इनको बेटा हम लोग सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के साथ रखें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ रखें? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास जो चार्ज है बेटा वो क्या है? धनात्मक चार्ज है। अब ये पेशे से कैसा है? नेचर से कैसा है? तो नेचर से बेटा क्या है? ये अधातु है। अब ये भी कैसे? ये गैस फॉर्म में है। अब ये सभी तत्व भी कैसे हैं बेटा? गैस फॉर्म में है। अब ये सभी के सभी कैसे हैं? धनात्मक आवेश वाले हैं। तब हाइड्रोजन को कहाँ रखें? हाइड्रोजन को इनके साथ रखें या हाइड्रोजन को बेटा इनके साथ रखें? क्योंकि इसका गुण जो था दोनों के साथ मिल रहा था। समझ रहे हैं? या तो इनके साथ रखें या तो इनके साथ रखें, तो इनका सही हाइड्रोजन का चयन नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन को हम लोग पोजीशन कहाँ पे दें। हाइड्रोजन को सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के साथ रखा जाए या हाइड्रोजन को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ रखा जाए। तो हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए बेटा, इसलिए थोड़ी से इनकी ये समस्या थी। हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए, उचित स्थान इन्होंने नहीं दे पाया बेटा। उसके बाद तीसरी कमियां क्या थी बच्चे? ये तो दो कमियां होगी। तीसरी बात बेटा, समस्थानिकों को उचित स्थान नहीं दे पाए। क्या बच्चे, क्या बोल सकते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक को उचित स्थान नहीं दे पाए। बेटा अब ये समस्थानिक को उचित स्थान नहीं दे पाए। अब समस्थानिक होता क्या है पहले यही जान लीजिए आप लोग। तो समस्थानिक किसे कहते हैं बेटा? जिनके, ध्यान देना, समस्थानिक का मतलब होता है बच्चे समस्थानिक। तो समस्थानिक का मतलब होता है बेटा दो चीज होंगे, एक होगा परमाणु क्रमांक और दूसरा होगा परमाणु द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान। तो जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या हो बेटा? समान हो, अब परमाणु द्रव्यमान क्या हो? भिन्न भिन्न हो। ये कैसा हो बेटा? ये भिन्न भिन्न हो। अब ये कैसा हो? समान हो। जब ध्यान देना, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होंगे और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होंगे तो उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? समस्थानिक। क्या बोलते हैं प्यारे? समस्थानिक। जैसे अब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन 1s21, 1s22 एंड 1s23। अब बेटा बताओ, इन सभी तत्वों में देखेंगे तो इन सभी का परमाणु क्रमांक क्या है? समान है। पर परमाणु द्रव्यमान देख रहे हैं बेटा, ये परमाणु द्रव्यमान देख रहे हैं तो सभी के परमाणु द्रव्यमान क्या है? अलग अलग है। सभी के परमाणु द्रव्यमान क्या बच्चे? अलग अलग है। और जब सभी के परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है तो अर्थात इनको कौन सा पोजीशन पे दे, कहाँ रखें? तीनों ने समस्थानिक के बारे में भी सही तरीके से क्या किया बेटा? समझा नहीं पाए थे। समझ रहे हैं? इन्होंने समस्थानिक के बारे में सही तरीके से समझा नहीं पाए थे, इसलिए भी इनका नियम क्या हो जाता है बेटा? विफल हो जाता है। और क्या कमियां थी बेटा? इन्होंने सबसे बड़ी कमी तो इन्होंने खुद कर दी, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्या मार रहे हैं जरा समझो भाई। यहाँ दिखाई दे रहा है ना? यहाँ दिखाई दे रहा है इस साइड में? चले चले, अगर दिखाई दे रहा है बेटा तो यहीं पे लिख लेते हैं, क्योंकि इसी स्लाइड में इसको क्या करते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। आई नो, चले चले, अब तो हो जाएगा आपका काम। टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी से हम किधर भी कर देंगे। आप अपने पेज को इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। ये शक्ति सिर्फ ब्रह्मा ने हमें दिया है कि हम ही बस इसको इधर से उधर कर सकते हैं। आप करेंगे आपका पेज वही फट जाएगा। समझ रहे हैं? तो देखो बेटा, सबसे बड़ी बात ये है, इन्होंने अपने ही आवर्त नियम का क्या किया? उल्लंघन किया। इन्होंने अपने ही आवर्त नियम का
उल्लंघन किया। क्या किया बेटा? इन्होंने अपने ही आवर्त नियम को उल्लंघन किया। कैसे किया? अब इनका आवर्त नियम क्या था कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखना है। इन्होंने क्या बताया बेटा कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो तत्वों को कैसे व्यवस्थित करना बेटा? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। पर इन्होंने किया क्या बेटा? हमारे पास दो तत्व हैं, अब कोबाल्ट है और क्या था बच्चे? निकिल था। तो कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 58 दशमलव कितना होता है बच्चे? 9 होता है। और निकिल का कितना होता है? तो निकिल का होता है 58.7। समझ रहे हैं? अब बच्चे इन्होंने अपने आवर्त सारणी में ना कोबाल्ट को पहले रखा है और निकिल को वहां रखा है बाद में, जबकि वास्तव में होना क्या चाहिए? निकिल जो था बेटा, निकिल को पहले होना चाहिए था और कोबाल्ट को कहाँ जाना चाहिए था? बाद में। पर इन्होंने क्या किया? कोबाल्ट को पहले रखा और निकिल को बाद में रखा। तो ये इनकी एक कमियां थी। हमको लगता है ना ये बारीकी गलती करते नहीं, ये लग रहा है दशमलव का खेल था, मैं थोड़ा कमजोर था और समझ नहीं पाए बेचारों कैलकुलेशन के चक्कर में, इसीलिए भुला के इधर उधर कर दिए हैं। हाँ, तो मान सकते हैं। तो बेटा इन्होंने क्या किया? एक कमी तो ये कर दिया कि इन्होंने खुद कहा कि तत्वों को उनके बढ़ते क्रम में रखना चाहिए परमाणु द्रव्यमान के, पर उन्होंने देख लिया अपनी आवर्त सारणी में कोबाल्ट को पहले रखा और निकिल को क्या रखा बच्चे? बाद में रखा। तो ये सभी उनकी क्या थी? कमियां थी। और जब आप कमियां गिनाएंगे तो बता सकते हैं कि पहली बात, असमान गुणधर्म वाले तत्वों को समान गुणधर्म वाले तत्वों के साथ रखा। दूसरी बात बच्चे इन्होंने अब बता देंगे, हाइड्रोजन को उन्होंने क्या किया था बेटा? उचित स्थान नहीं दे पाए कि हाइड्रोजन को किसके साथ रखें, राइट। तीसरी कमियां बता देंगे बेटा, समस्थानिकों को भी उन्होंने उचित स्थान नहीं दे पाए। अच्छा, इसके अलावा बेटा संभारिक, समस्थानिक होता है, अब एक होता है बेटा संभारिक। क्या होता है? हाँ, यही लिख देना हो। संभारिक को नहीं समझा पाए थे। और संभारिक क्या होता है बेटा? आप सभी को पता है, जस्ट समस्थानिक का उल्टा, जस्ट समस्थानिक का उल्टा। अब बच्चे कोई भी तत्व है, अब कोई भी तत्व है तो उसके भी गुण, दो गुणधर्म होंगे। एक तो क्या होगा बच्चे? परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान, और क्या होता है? परमाणु भार। तो बेटा अब कहा जाए, अरे सॉरी, दोनों एक ही चीज लिख दिया बेटा, परमाणु क्रमांक। अब ये क्या होता है बच्चे? जरा समझेंगे। देखिए, अब इन्होंने क्या किया बेटा? अब जो संभारिक किसे कहते हैं? तो संभारिक किसे कहते हैं? जिनका परमाणु द्रव्यमान क्या हो बेटा? समान हो। ये क्या हो बच्चे? समान हो। अब ये परमाणु क्रमांक ही क्या हो बच्चे? भिन्न हो। ये समान हो, अब ये कैसा हो बच्चे? भिन्न भिन्न हो। मतलब जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? समस्थानिक। जैसे आपको एग्जाम्पल ले लो बेटा, तो एग्जाम्पल ले लो आर्गन का। तो आर्गन 18 और कितना होता है? 40, और कैल्शियम का और 20 और कितना होता है बेटा? 40। तो आप देखिए, तो ऊपर का परमाणु द्रव्यमान दोनों का 40-40 है कि नहीं है? दोनों क्या है? एक समान है। और दूसरी बात बेटा, आप परमाणु क्रमांक देखेंगे तो क्या है? अलग अलग है। अब इन्होंने तत्वों को किस प्रकार से वर्गीकृत कर रहे थे? इन्होंने तत्वों को किस प्रकार से वर्गीकृत कर रहे थे बेटा? चलिए, तो इन्होंने तत्वों किस प्रकार से वर्गीकृत कर रहे थे? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे। और जब बताओ परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में आप लगा रहे हो, तो बताओ आर्गन का भी 40 है और कैल्शियम का भी 40 है, तो बताइए पहले आर्गन को रखेंगे कि कैल्शियम को रखेंगे? अगर परमाणु क्रमांक के आधार पर लगाते तो बात तो बन जाती, पर किस आधार पर लगा रहे हैं? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। तो बताइए किसको रखे सही से? तो इन्होंने बेटा संभारिक के बारे में भी नहीं बता पाए। आई बात समझ में? तो ये इनकी सारी क्या थी बेटा? कमियां थी। तो हमने समझा, आज क्या समझा? लोथर मेयर वर्क समझा, इसके साथ समझा मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब मेंडलीव आवर्त सारणी में हमने देखा कि उनकी क्या क्या बेटा, पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम क्या है,
फिर उनकी विशेषताएं क्या हैं और फिर उनकी क्या है बेटा कमियां, और क्वेश्चन इन्हीं तीनों से बनते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके, आधुनिक आवर्त सारणी अर्थात मोजले का नियम। अब यही आधुनिक आवर्त सारणी में ही आपको काफी डिटेल पढ़ना है। अब यही जब पढ़ लेंगे तो मान लीजिए इस चैप्टर का समापन भी है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।